जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है और इस वक्त दुनिया में गुर्दे के बेशुमार मरीज़ हैं। मेरी जो सीरीज़ थी उसमें तो मैंने ऑटोइम्यून किडनी डिजीज़ को करना था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना ऑटोइम्यून किडनी डिजीज़ के साथ अदर कंपैरिजन करूं जो किडनी की दूसरी डिजीज़ हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा और आम हो जाता है और इस वक्त दुनिया में गुर्दे जो नकारा हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेलियर जो है रीनल फेलियर की तादाद बेशुमार हो चुकी है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिसको मैं आज डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह उसका होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो तदारक है उसका इलाज है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक पे असल में मैंने देखा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो लेक्चर का भी एहतमाम करते हैं और मुख्तलिफ डिजीज़ पे भी बात करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही है कि हम बात को पहले समझें। बात को जब तक हम कॉजेज़ को नहीं समझेंगे, एटियोलॉजी को नहीं समझेंगे, वजह को नहीं समझेंगे, पैथोलॉजी क्या है, इसके पीछे कॉजेटिव फैक्टर क्या है, उस वक्त तक देखें दुनिया में ये बता देना कि फलां मर्ज़ का ये दवाई खा लें तो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बल्कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीका इलाज है और ये शुरू से ही साइंटिफिक था, लेकिन बाद में इसमें कुछ चीज़ें लोगों ने ऐसी शामिल कर दी कि नहीं जी हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कॉजेटिव फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, अलामात पूछो और दवाई दे दो। तो अब मैं सिर्फ रीनल फेलियर पे आज बात करूंगा, तो मैं कितनी कॉजेज डिस्कस करूंगा और मैं 85 से कोई ज़्यादा मेडिसिन है जो मैं इस पे डिस्कस करूंगा। तो 85 से ज़्यादा मेडिसिन डिस्कस करेंगे, उसकी कॉजेज डिस्कस करेंगे, तो इन डिटेल इंशाल्लाह हम इसको बात करते हैं। और अब भी जो मेरे पास टॉपिक पे जाने से पहले मेरे पास एक अफ्रोज़म है, पहले इसको डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद मैं असल टॉपिक पे आता हूँ। अफ्रोज़म नंबर 197 है। वो कहता है कि ये वो सारी मकामी बीमारियों पे ही डिस्कशन जारी है। जो मकामी बीमारियाँ हैं, जो लोकल डिजीज़ पे बात चली थी, वो कह रहा था कि लोकल डिजीज़ को मांस वाइज चोट के, बर्न के, आप इसको लोकल बीमारी ना समझें बल्कि इसको अंदरूनी बीमारी समझकर इसका इलाज करें। तो ये अफ्रोज़म भी उसी पे है, उसी की कंटिन्यूटी है। वो कहता है इस इलाज में इस वक्त रुकावट पड़ेगी जब अलामात की बुनियाद सोरा, ख़ास तौर पर सिफिलिस और साइकोसिस हो। और वो कहता है मकामी बीमारी कोई भी आपको नज़र आती है उसको वैसे तो रिलेट करें, कहता है इसके बावजूद भी इस पर जब रुकावट पड़ेगी तो फिर आपने ये जांचना है कि इसके पीछे कहीं सोरा तो नहीं है, कहीं सिफिलिस तो नहीं है, कहीं साइकोसिस तो नहीं है। जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि आपने फिर ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करनी होती है। मतलब दवाई बेलाडोना बनती है, दवाई एकोनाइट बनती है, दवाई आर्सेनिक बनती है, तो वो आपकी दवाई काम नहीं करेगी जब तक आप छुपी हुई सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस को परखने, जांचने और उसको समझने की सलाहियत नहीं रखते और उसको दूर करने की सलाहियत नहीं रखते। ऐसी बीमारी जिसकी ख़ास अलामत मुसलसल मकामी मर्ज हो, मसलन अलामत यह है कि मकामी मर्ज है, अगर बैरूनी और अंदरूनी इलाज बेहक वक्त किया जाए तो मकामी मर्ज की अलामत अंदरूनी अलामत से बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। जो सामने नजर आने वाली है वो कहता है बहुत ठीक, अंदरूनी इलाज वक्त किया जाएगा तो मकामी मर्ज की अलामत अंदरूनी। बाद दफ़ा अनिमन ने कहा है कि आप लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, साथ इंटरनल मेडिसिन भी दे सकते हैं, वही मेडिसिन इंटरनल भी दे सकते हैं, लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अंदरूनी इलाज वक्त किया जाए तो मकामी मर्ज की अलामत अंदरूनी अमात से बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और हमें मिलती जुलती शफा का धोखा होगा।
वो इसमें एक बात ये भी कह रहा है कि अगर किसी वजह से मकामी अलामात डिसअपीयर हो जाती हैं और आपने सिफिलिस साइकोसिस को मद्देनजर नहीं रखा तो ये धोखा एक होगा कि वक्ती तौर पर आपको लगेगा कि बीमारी जो है ठीक होगी। ठीक है जी। और कुछ मामलात में अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा और मकामी मर्ज कबल वक्त गायब हो जाएगा। तो वो कहता है फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमें ये अंदाज़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये हमने इंटरनल उससे ठीक किया या लोकल से ठीक किया है, और मकामी कबल वक्त गायब है, बैक वक्त अंदरूनी इलाज से मर्ज तबाह हो जाएगा। तो चूंकि आपने लोकल भी एप्लीकेशन कर दी और इंटरनल भी होगी, तो अंदरूनी जो इलाज हो जो मर्ज होगा बेसिकली वो अंदरूनी इलाज से तबाह होगा, और आपको ये धोखा होगा कि कहीं मैंने ऊपर मरहम पट्टी की तो शायद उससे ठीक हो गया। समझ आ जाएगी। तो इसमें वो ये कह रहा है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोकल भी एप्लीकेशन करते हैं, आप इंटरनल भी यूज़ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मर्ज तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कहीं धोखा खाएंगे। लेकिन धोखा ना खाएं, बल्कि आप ये समझें कि ये जो कोई दवाई मैंने सेलेक्ट की थी इसके पीछे सोरा और साइकोसिस और सिफिलिस को अगर आप जब मद्देनजर रख के करेंगे तो मुकम्मल शफा हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोइम्यून किडनी डिजीज कंपैरिजन विद अदर किडनी डिजीज। ऑटोइम्यून को तो हमारे 8, 10, 12 लेक्चर हो चुके हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है कि इस डिजीज़ पे सबसे पहला बंदा मैं हूँ जिसने ये सीरीज़ शुरू की है। हमारे से पहले किसी ने इस पे बात नहीं की, और अगर अब कोई करेगा तो हमारे बाद ही बात करेगा। तो ये तो किसी के जहन में भी नहीं थी कि ऑटोइम्यून डिजीज़ की इतनी बड़ी एक सीरीज़ शुरू की जा सकती है, और हमने ईमानदारी से दयानतदारी से इसको शुरू किया। और इसके अंदर होम्योपैथी के अंदर चूँकि मैंने खुद भी देखा और आपने भी देखा है कि बेशुमार ऑटोइम्यून डिजीज़ हम ठीक करते हैं, लेकिन हमारे नॉलेज में ये नहीं था कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। जैसे बल्चर आम ठीक कर देते हैं, सोराइसिस ठीक हो जाता है, बर्स ठीक हो जाता है, जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं, बेशुमार ऐसी सीलिएक गंदम की जो डिजीज़ है सीलिएक वो ठीक हो जाती है, क्रोन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेश लोगों का ठीक हो गया। लेकिन हमने इसको बाकायदा से इसको जो होम्योपैथी की बुनियादी रूह है कि साइंसी अंदाज में इसको समझ कर इस लोगों को डिलीवर किया, और इससे इंशाल्लाह पूरी दुनिया में बहुत अच्छे असरात मरतब होंगे। लाइन जी, व्हाट इज़ ऑटोइम्यून किडनी डिजीज़ की क्या है? हमने ये कहा था कि हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है, ये मदाफ़ती निज़ाम जब किसी बीमारी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाता है, अपनी फौज तैयार करता है, उस पर हमलावर होता है, उसको जब मारता है तो वो मिस्टेकनली गलती से अपने हेल्दी टिश्यूज़ पे अटैक कर देता है। इसमें पूरी सीरीज़ में जैसे हमने कहा गट पे, आंतों पे सीलिएक डिजीज़ है, क्रोन डिजीज़ है, ब्रेन पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, और इस तरह से बहुत सारी डिजीज़ हम डिस्कस करके आए हैं। जैसे पीछे हमने हेमोलाइटिक एनीमिया डिस्कस किया, हमने हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस डिस्कस किया। तो आज हमारे पास जो है वो है किडनी का ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होता है। अब मैं पहले हम ज़रा किडनी को नॉर्मली समझ लें कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फ़ाल कैसे होता है। ये आपके जो लेफ़्ट साइड पे किडनी की शक्ल बनाई गई है, और इस किडनी के अंदर ये इसके बेसिकली इसके अंदर कुछ बेसिक इकाई हैं। बेसिक इकाई इसकी क्या है, वो है नेफ्रॉन, इसको कहते हैं। ये नेफ्रॉन की पिक्चर हमने पूरी एक साइड पे लगाई है। ये जो एक नेफ्रॉन है, ये एक हेल्दी किडनी में जो है उसके अंदर 9 लाख से 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मिलियन के करीब जो है ये यूनिट्स हैं उस एक किडनी के अंदर, और 2 किडनी के अंदर मतलब 20 लाख ये यूनिट हैं। बेसिकली इतना ये देखें स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। इसके अंदर एक पूरे यूनिट के अंदर एक सेंटर में हमने दे ग्लोमेरुलस, एक रेड सा स्पॉट है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक तरफ से आर्टरी से अनफिल्टर्ड ब्लड इस नेफ्रॉन के अंदर दाखिल होता है, और ये सेंटर में एक कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है आर्टरीज का, उसका कैपिलरीज का, आर्टरीज का।
अब इसके अंदर, इस गुच्छे के अंदर जो है ना, ये फिल्टर होता है ब्लड। ये फिल्टर होके फिर ये जाके ट्यूबल एक ट्यूबल है, ये आगे उसने दिखाई हुई है शक्ल, एक ऐसी नाली सी है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स था। उससे आगे फिर यूं ही नाली, ये यूं जैसे एक एक्सपेरिमेंट करते थे जब कॉलेज FSC या मैट्रिक में पढ़ते हैं, तो एक तजर्बा, एक ऐसी ट्यूब ऐसे होती है और फिर यूं जा रही होती है ऊपर से पानी। जब हम वो H2O को अलग करते थे तो उसको हीट देते थे तो वो फिर ट्यूब से बहारात बनते थे। ये बिल्कुल देखिए उसी तरह की बनी है। अब वहाँ से ग्लैमरुलस से ये ब्लड फिल्टर हुआ और ये निकल के ट्यूबल में आ गया। अब ट्यूबल्स में आके क्या करता है कि यहां फिर यूरिन कंसंट्रेट होता है। यहां जो बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहां एब्जॉर्ब होती हैं, वापस चली जाती हैं जिस्म के अंदर, और फिर यूरिन जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहां से आके कलेक्टिंग यहाँ सबकी एक कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये सारे जो मिलियंस के हिसाब से मिलियन है, ये सारे फिर एक डक्ट में वो सारा यूरिन ड्रॉप करते हैं और फिर से ये जो है ना यूरिन एग्जिस्ट डक्ट होती है जिसके जरिए निकलता है और फिर वो आपके यूरेटर के जरिए आके आपके ब्लेडर में गिरता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। एक तरफ से ये एक तरफ से ये देखें, जो रेड लाइन है, ये रेड आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी है, ये रेड वाली, और ये जो ब्लू सी नजर आई है ये फिर साफ होकर खून निकलता है। तो रेड इंडिकेट करती है कि ये आर्टरी के अंदर ब्लड, अनफिल्टर्ड ब्लड आया। फिल्टर वो इसलिए करेगा कि जब वो बॉडी के सेल्स के अंदर सर्कुलेशन करेगा, जब हार्ट में ये जाएगा, हार्ट से फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके फिर वापस पंप होके बॉडी के अंदर जाएगा, तो बिल्कुल ये साफ हो, इसके अंदर यूरिया, क्रेटिनाइन, वेस्ट मैटर सारे निकल जाए और फिर साफ खून जो है वो आपके सेल्स को या टिश्यूज को मिले। अब ये यहाँ ये इसकी फिल्ट्रेशन हुई, यहाँ से ग्लोमेरुलस के अंदर ये फिल्ट्रेशन है। ये इस यूनिट का नेफ्रॉन का एक सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से आर्टरी ने इसको ये जा रही है, आर्टरी ये अनफिल्टर्ड ब्लड लेके इसके अंदर जा रही है और यहाँ से फिल्टर ब्लड लेके जाके ट्यूबुलस में जा रही है और ट्यूबुलस से जहाँ पे यूरिन कंसंट्रेट होता है वहाँ यूरिन बनना शुरू होता है। उसके जो वेस्ट मैटर है वो यूरिन में जाते हैं और बाकी जो उसको साफ करके ब्लड में चले जाते हैं। ठीक हो गया जी। और फिर ये यूनिट सारे कलेक्टिंग डक्ट में छोड़ते हैं और वहाँ से ये देखें, ये विदाउट वेस्ट फिल्टर है और ये वेस्ट वाला जा रहा है। ठीक है जी, ब्लड विद वेस्ट है, ये जो रेड वाला ये देखें विदाउट वेस्ट है। और फिर ये जाके आपका हार्ट से होके फिल्टर पंप होके वहाँ से ऑक्सीजन लेके फिर आपकी बॉडी को सब। अब इस निज़ाम में जब खलल आ जाएगा, इस फिल्ट्रेशन, ये जो छन्नी है, ये जो छाननी है, ये जो फिल्टर प्लांट है, ये जब डिस्ट्रॉय होगा, किसी न किसी वजह से इसके अंदर खराबी आएगी, तो क्या होगा, फिर अनफिल्टर ब्लड जो है आपके यूरिन के रास्ते जाएगा। समझ आ गई है? उसमें फिर प्रोटीन जा रही होगी। अगर यहाँ इस छाननी में सुराख हो गए तो प्रोटीन को ये रिटेन नहीं कर सकेगा, वो क्या करेगा, यूरिन में फेंक देगा, जिसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। ठीक है ना जी। तो अल्बुमिनेरिया भी जिसको कहते हैं, कि वो कहते हैं जी आपकी चर्बी जो है वो आपके आप यूरिन में आ गई। फिर यहाँ आपका जो उसने फिल्टर करना था क्रेटिनाइन यूरिया को, वो सही फिल्टर नहीं करेगा तो वो ब्लड में जाके वापस लेवल बढ़ा देगा, जिसका नॉर्मल रेंज होती है 1.2 उसकी क्रेटिनाइन की है, यूरिया की आपकी है 50 से नीचे है। तो वो फिर चूंकि वो फिल्ट्रेशन हुई नहीं सही प्रॉपरली, तो वो क्या करेगा, बैक मारेगा। अब इस प्रोसेस में सारा मसला क्या है कि एक तो प्रोसेस में ये है कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इसमें खराबी पैदा होगी। फिर एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है इसके अंदर कहीं पीछे प्रॉब्लम होगी, नेक्रोसिस हो गया, टूट फूट का अमल हो गया, ब्लड यहां ज्यादा पहुंचा ही नहीं। जैसे शुगर के पेशों में पीछे आर्टरीज डैमेज होने शुरू हो गई, वो दाएं बाएं लीक होगा, यहाँ ब्लड पूरा पहुंचेगा ही ना। और पूछा मैकेनिज्म ये है कि यहाँ जब आर्टरीज नैरो हो जाएंगी, नेक्रोसिस हो जाएगा, टूट फूट का अमल शुरू हो जाएगा, तो यहाँ फिल्ट्रेशन पूरी होगी नहीं और फिर पूरा नेफ्रॉन जो आपके 1 मिलियन या 10 लाख के करीब नेफ्रॉनों का वर्क जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं काम करेंगे, कहीं ब्लड पहुंचा, कहीं ब्लड नहीं पहुंचा।
तो ये अमल सारा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें बेसिकली पहले तो ये नॉर्मल फंक्शन को समझना। अब यहाँ जो फिल्ट्रेशन प्लांट, जो छाननी जिसको लगी हुई है, ये छाननी के अगर सराख चौड़े हो जाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी जिन्होंने फिल्टर सही नहीं होना। मतलब प्रोटीन के अगर मालिक्यूल बड़े हैं तो वो प्रोटीन, अगर सराख खुलेगा तो प्रोटीन पीछे से निकलनी शुरू हो जाएगी। सराख बंद हो जाएंगे तो फिल्टर ही नहीं होगा। तो बेसिकली मैकेनिज्म ये है कि यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया, या कहीं ट्यूबुलस में भी आके प्रॉब्लम आ सकता है कि जहां से ब्लड फिल्टर होके निकल आया और आगे जहां उसने यूरिन बनाना था और बाकी जो बॉडी के अंदर चीजें एब्जॉर्ब करनी थी, इसने यहाँ ऑब्जॉर्वेशन का अमल शुरू हो जाता, यहाँ जज़ब कर लेते हैं, बाकी ये इस ट्यूबुलस में चीजें जज़ब हो जाती हैं जो आपकी ब्लड के अंदर जिनका रहना बड़ा जरूरी है। ठीक है ना। बाद जब आपने यूरिन आरी कराते हैं तो प्रोटीन जा रही है, आरबीसी जा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी जा रहे हैं, बेशुमार चीज़ें जो है ना उसमें से जारी होती हैं। तो इसका मतलब ये समझें कि ये उसको मैं डिटेल और भी, कि हो सकता है कि वो एक्यूट कहीं इन्फेक्शन हो तो हमारे यूरेटर में कोई प्रॉब्लम आ गया, हमारे यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम आ गया, हमारे कहीं उसमें ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको भी हम असेस करेंगे। लेकिन बात यह है कि उसको असेस तो करेंगे, लेकिन इस मेन प्रॉब्लम के लिए जज करने के लिए हम दो जैसे टेस्ट करवा लेते हैं कि कहीं प्रोटीन तो किडनी ने करनी है खारिज, प्रोटीन यूरेटर ने नहीं खारिज करनी, प्रोटीन ब्लैडर ने नहीं खारिज करनी, प्रोटीन आपकी यूरेथ्रा में से खारिज नहीं होगी। तो जब प्रोटीन आ रही होगी तो आप ब्लड आ रहा हो तो कहीं और से भी आ सकता है, पस आ रही है तो यूरेटर से भी आ सकती है, कहीं और से भी आ सकती है। लेकिन जब प्रोटीन आएगी तो इट्स मीन कि किडनी से प्रोटीन ने आना है, आगे कहीं से प्रोटीन ने नहीं आना। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि जब प्रोटीन, अब पहला टेस्ट जो कराया जाता है वो ये कराया जाता है कि यूरिन आरी करवाएं, और यूरिन आरी करवाने से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। और इसके लिए फिर आपको जब प्रोटीन आ रही तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन आ, इसका मतलब गुर्दों में कोई गड़बड़ शुरू होगी, इस फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर कोई गड़बड़ शुरू होगी, इसको दुरुस्त करना है। और फिर बॉडी के अंदर सारे मैटर, आप जब ब्लड की कंपोजिशन करवाते हैं तो जब आप रीनल प्रोफाइल करवाते हैं तो फिर उसमें आपको 3-4 चीज़ें मिलती हैं। जैसे उसमें आपको यूरिक एसिड मिलेगा, उसमें आपको केटिनाइन मिलेगी, उसमें आपको यूरिया मिलेगा। तो अगर यूरिया इस इंक्रीज़ हो गया इसका मतलब फिल्ट्रेशन दुरुस्त नहीं है, क्रिएटिनिन इंक्रीज हो गया इसका मतलब गुर्दे के अंदर कोई गड़बड़ गया। अब इस तमाम नॉर्मल फंक्शन के अंदर जब नॉर्मल आ गई तो फिर हमने ये जज करना है कि खराबी कहाँ है। अब उसको मैं इस तरह हम समझते हैं कि किडनी खुद भी खराब हो सकता है और किडनी को कोई और चीज़ भी खराब कर सकती है। ठीक है।